झांगी ने समुद्र में जो कुछ भी हुआ सबको विस्तार से सुनाया तो सब हैरानी से सुनते रह गए। कभी कभी लोग नाव पर हुए मजाकिया हादसों पर हंसते, तो कभी रास्ते की खतरनाक चीजों को लेकर चिंता जताते। जब सबको पता चला कि झांगी ने कोलंबिया नेवी का एक वॉरशिप डुबो दिया तो सबके होश उड़ गए। कोलंबिया ओशन फ्लीट में एक टॉप लेवल म्यूटेंट है जिसकी एबिलिटी इंडेक्स 18,000 पॉइंट्स है। झांगी ने चाय की चुस्की लेते हुए आराम से कहा। फैटी सू ने थूक निगला, 18,000? ये तो बॉस आपसे 10,000 पॉइंट्स ज्यादा है। भले ही एबिलिटी इंडेक्स पूरी ताकत न बताए, लेकिन इतना फर्क हो तो मतलब सामने वाला बहुत ही पावरफुल है। अंकल यू चिंता में बोले, जियांगनान रीजन में तो एक भी एप्सिलॉन लेवल एलियन नहीं है। अगर सामने आ गया तो हम क्या करेंगे? झांगी शांत रहा और बोला, चिंता मत करो, ईस्ट चाइना सी रीजन से सपोर्ट मिलेगा। चाहे कोई भी म्यूटेंट हो, अगर एच सबमरीन से लॉक हो गया तो एक लव डेथ मिसाइल से जो 100 किलोमीटर तक मार कर सकती है, वो भी नहीं बचेगा। जब तक किसी के पास मायूमी टेकुची जैसी फ्यूचर सेंस करने वाली क्राइसिस सेंसिंग एबिलिटी न हो, किसी के लिए बचना मुश्किल है। यांग शिनशिन ने झांगी से पूछा, भाई अब आगे क्या प्लान है? पहले ब्लिजार्ड सिटी जाओगे और फिर जूझेंग से मदद मांगोगे? झांगी ने सोचा और बोला, नहीं, पहले जू युनकुए को बचाऊंगा। यांग शिनशिन ने गंभीर होकर कहा, लेकिन कोलंबिया नेवी तो तुम्हें पकड़ना चाहती है। उन्होंने हुशु कंट्री की समंदर सीमा को ब्लॉक कर रखा है। अगर तुम नहीं जाओगे तो कोई और भी नहीं जा पाएगा। झांगी ने सिर हिलाया, मैं दिख जाऊं तो जियांगनान डिस्ट्रिक्ट में फैला देंगे कि मैं इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस लेकर आया हूं। तब कोलंबिया शायद अपना ब्लॉकेड हटा ले। यांग शिनशिन मुस्कुराई, अगर मैं कोलंबिया अफसर होती तो निगरानी और बढ़ा देती। झांगी ने अब सोर्स ऑफ गॉड की बात भी सबको बता दी। यांग शिनशिन ने कहा, वो सोर्स तो समंदर से मिला है, हो सकता है वो हुशु कंट्री में हो ही ना, इसलिए वो हमें और ज्यादा मॉनिटर करेंगे। झांगी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन ये टेंशन जूझेंग का है। मैं तो बस अपना हिस्सा देख रहा हूं। अगर मुझे रिस्क के बदले अच्छा बेनिफिट मिला तो ही मैं सोर्स ऑफ गॉड लाऊंगा। उसने सोचा, एक दिन रेस्ट करके फिर जू युनकुए को लाना है और जू झेंग को रिपोर्ट देनी है। यांग शिनशिन ने कहा, तुम्हारे लौटने तक हमने भी बहुत मेहनत की है, कुछ सरप्राइज है तुम्हारे लिए। झांगी ने चौंक कर कहा, ओह, तो फिर देखने का इंतजार रहेगा। यांग सिया एक बड़ा लंच बॉक्स लेकर आई। झांगी, ये ट्राई करो। झांगी ने एक केक खाया और उसकी आंखें चमक उठीं। ये सुपर पावर फूड तो पहले से डबल एनर्जी दे रहा है। अब वो लंबे टाइम तक बिना थके लड़ सकता है। यांगसिया खुशी से मुस्कुराई, तुम नहीं थे तो मैंने और भी मेहनत की। शेल्टर में सब जानते थे कि झांगी और भी ताकतवर होगा, इसलिए सब खुद को भी अपग्रेड कर रहे थे। यहां तक कि जो हाइमी भी खाना बनाना सीख गए और रोज योगा करती थी। झांगी ने सबको सराहा, तुम सब ने बहुत अच्छा काम किया है। यांग सिया की आंखें नम हो गईं। बस इतना ही काफी है कि मैं तुम्हारे किसी काम आ सकी। फैटी सू और अंकल यू ने भी अपनी ट्रेनिंग के रिजल्ट दिखाए। अंकल यू अब अल्टीमेट गामा लेवल तक पहुंच चुका था। अब वो हथियारों का फैन बन गया है। फैटी सू कुछ नया सीख रहा है ब्लिजार्ड सिटी में, लेकिन क्या सीख रहा है कोई नहीं जानता। पर जांगी को सबसे ज्यादा उम्मीद थी लुकरेन से, उस मैकेनिकल एक्सपर्ट से जिसने इन 4 महीनों में डिवाइन मशीन को और ज्यादा घातक बना दिया था। झांगी ने लू केरन की तरफ उम्मीद से देखा। शालू, कोई नया इन्वेंशन किया है क्या हाल ही में? लू केरन थोड़ा नर्वस थी, लेकिन आंखों में प्राउडनेस थी। उसने झांगी की गोद में लेटे हुआ हुआ की तरफ देखा। हुआ हुआ दिखाओ। हुआ हुआ धीरे से उठा, स्ट्रेच किया, फिर सिर झटका और गले से सिल्वर लाइट निकली। झांगी को पहले ही उसके गले में एक सिल्वर कॉलर दिखा था, लेकिन उसने उसे सिर्फ डेकोरेशन समझा। अचानक वो कॉलर ट्रांसफॉर्म होकर सिल्वर आर्मर बन गया और हुआ हुआ की बॉडी पर फैल गया। पल भर में वो एक आर्मर्ड बीस्ट बन गया। ओह, ये तो मजेदार चीज है। झांगी हंस पड़ा। लू केरन मुस्कुराई, बस इतना ही नहीं, हुआ हुआ बड़ा बनो। हुआ हुआ खुले स्पेस में गया और खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया।
अब वो 5-6 मीटर ऊंचा और 10 मीटर लंबा जायंट बीस्ट बन चुका था। लिविंग रूम की छत तक झूमर हिलने लगा। सिल्वर आर्मर भी उसके साथ साथ एक्सपैंड हो रहा था। ये कैसी टेक्नोलॉजी है? झांग ये हैरान था। मेमोरी मेटल है, लुकेरन ने बताया। मेरे डिजाइन में ये बॉडी के साइज के साथ बदल जाता है। झांगी ने टच किया। लाइट वेट और सुपर स्ट्रॉन्ग। अब हुआ हुआ और भी डेंजरस बन चुका था। कमाल है, एकदम अमेजिंग। झांगी ने तारीफ की। लू केरन खुश होकर बोली, भाई आज रात अपना कॉम्बैट यूनिफॉर्म और वेपन मुझे दे दो, मैं उन्हें भी अपग्रेड कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू, झांगी ने तुरंत कहा। उसे अगली सुबह जू यूनक्वे को वापस लाना था। मतलब लू केरन को आज रात लेट तक काम करना पड़ेगा। लेकिन जितनी तेजी से उसकी स्किल्स बढ़ रही हैं, उससे झांगी के सारे गियर टॉप लेवल हो सकते हैं। बातें खत्म हुई तो झांगी की नजर यांग शिनशिन पर गई। वो सोफे पर बैठी थी, मिल्क टी पी रही थी। शिनशिन, तुम्हारे पास कोई सरप्राइज है मेरे लिए? झांगी मुस्कुराया। भाई मैं इंटेलेक्चुअल प्लेयर हूं, हमारी टीम की स्ट्रैटेजिस्ट। वो हंसी। उसने बताया कैसे उसने तियानहाई सिटी को ऑर्गेनाइज किया। 4 महीने में शेल्टर में फूड और मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम सेट कर दिया। तुम्हें लीजियन याद है? शिनशिन ने पूछा। हाँ, क्यों? उसकी पावर बैटल में बेकार है, लेकिन फार्मिंग के लिए कमाल की है। मैंने हर शेल्टर के नीचे यूवी फार्म्स बनवाए हैं। उसकी एबिलिटी से क्रॉप्स जल्दी ग्रो होते हैं और सर्वाइवल रेट हाई रहता है। वाकई, कोई भी एबिलिटी बेकार नहीं होती, झांगी ने कहा। हमें ऐसे सपोर्ट टाइप म्यूटेंट्स को भी अपग्रेड करने का तरीका निकालना चाहिए, शिनशिन ने कहा। लेकिन अभी वो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। सिर्फ सिराक्यूज रिसर्च डिपार्टमेंट और डेंग टेक्नोलॉजी के पास ये स्किल है, झांगी ने जवाब दिया। लेकिन हमें सिस्टर जो पर भरोसा है। शिनशिन ने मुस्कुराकर जो केयर को देखा। जो केयर मेडिकल एक्सपर्ट है और लू केरन फार्मूले एनालाइज कर सकती है। हो सकता है एक दिन ये खुद एक ऐसी दवा बना ले जिससे आसपास के लोगों की सुपर पावर जाग सके। कई लोगों में पोटेंशियल है, बस मौके और थोड़ी सी किस्मत चाहिए। बातें बाद में करते हैं, झांगी ने आंखें मूंदी और सोफे पर लेट गया। मैं कुछ लोगों को लाऊंगा, उन्हें तुम हैंडल कर लेना। ठीक है भाई। रात में डिनर के बाद सबने आराम से बात की। फिर झांगी अपने रूम में चला गया। अगली सुबह उसने सीधा लू केरन के स्टूडियो का रुख किया। लू केरन वर्क बेंच पर सोई हुई थी, पर वेपन और कॉम्बैट यूनिफॉर्म तैयार थे। एक बॉक्स में उसकी मेहनत का सबूत। झांगी ने लू केरन की मासूम सी प्रोफाइल को देखा और हल्की सी स्माइल दी। तभी उसकी नजर वॉल पर गई। वहां कुछ अलग था। एक जोड़ी सिल्वर ग्रे मैकेनिकल आर्म्स लटकी थी। थोड़ा रफ लुक, पेंट भी नहीं था, लेकिन जॉइंट्स एकदम परफेक्टली डिजाइन किए गए थे। वो उन्हें उठाकर देखने लगा। वजन ज्यादा नहीं था, बस 5 से 6 किलो का हर एक। अंदर से हॉलो थे। साफ था कि ये एक्सोस्केलेटन आर्मर का नया वर्जन था। उसे याद आया कि लू केरन का सपना था एक ह्यूमनॉइड आर्मर बनाना। बड़े रोबोट्स इस जमाने में प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन ये छोटे ह्यूमन एक्सोस्केलेटन एक बेस्ट ऑप्शन है। इतने में लू केरन उठ गई। भाई, उसने देखा कि झांगी उसके मैकेनिकल आर्म से खेल रहा है। उसका चेहरा लाल हो गया। ये अभी रेडी नहीं है। उसने हड़बड़ाते हुए आर्म्स बॉक्स में रख दिए और उसे बंद कर दिया। झांगी हंस पड़ा। सीक्रेट रख रही हो मुझसे? नहीं, बस अभी आइडिया है, परफेक्ट नहीं है। जैसे कोई लड़की अपनी डायरी छुपा रही हो जिसमें उसने लव स्टोरी लिखी हो। कोई बात नहीं, झांगी ने कहा। अगर मटेरियल्स चाहिए तो बोलना, मैं अरेंज करवा दूंगा। लुकेरन ने खुशी से कहा। थैंक यू भाई, मैं शियाओ होंग लियान, शिंग त्यान और चेन जिंगुआन से बात कर चुकी हूं। हमने 2 वारशिप्स और दर्जनों टैंक्स खोल दिए। क्या तुम एक्सोस्केलेटन बना रही हो या एयरक्राफ्ट कैरियर? झांग ये हक्का बक्का रह गया। मैं एक ऐसा सूट बनाना चाहती हूं जो 100 डिग्री तापमान में भी चल सके, इसलिए बेस्ट मेटल चाहिए, और वो सिर्फ मिलिट्री इक्विपमेंट से मिलता है। भाई, आपने ही तो कहा था फुल सपोर्ट करूंगा। हाँ हाँ, ठीक है, जितनी वारशिप्स चाहिए ले लो। असल में पूरे बेस में सिर्फ 5 बची थीं।
वैसे अभी तो सिर्फ आधा मटेरियल हुआ है, लू केरन ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, बाकी भी जुटा देंगे। झांग ही ने लंबी सांस ली। उसे लू केरन की काबिलियत पर भरोसा था। उसने देखा मशीनें ठंडी जगहों में फेल हो जाती हैं, तो जाहिर है लू केरन एक ऐसा सूट बनाना चाहती थी जो एक्सट्रीम कंडीशंस में भी चले। वैसे मेरा इक्विपमेंट कैसा बना? झांगी ने पूछा। लू केरन ने थंडरबोल्ट एंड व्हाइट ऑल निकाला, रीडिबग्ड, ज्यादा स्टेबल और लॉन्ग रेंज के साथ। कॉम्बैट सूट में अब अंडर वाटर प्रोपल्शन, ऑक्सीजन स्टोरेज और प्रेशर सिस्टम भी है, और आर्म्स में मिनिएचर टॉर्पीडो जोड़े हैं। उसने एक स्विच दबाया। ओम से 10 छोटे टॉर्पीडोज निकले, सिर्फ 10 सेंटीमीटर लंबे, साथ में 1000 रिजर्व भी। झांगी की आंखों में चमक आ गई। अब वो समुद्र में फिन ड्रैगन से लड़ पाएगा। करण, तुम्हारा ये अपग्रेड बहुत पसंद आया। लू केरन शर्मा गई। आपको अच्छा लगा, बस यही काफी है। मैं तुम्हारे लिए एक मॉडर्न वॉरशिप जरूर बनवाऊंगा, झांगी ने वादा किया। उसे फीलिंग थी कि गॉड सोर्स को खोजते वक्त समुद्री सेनाओं से क्लैश होगा। कोलंबिया, मार्ले नेवी, जापान की मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, उन्हें एक झटका देना पड़ेगा। झांगी ने सारा गियर लिया, यूनिफॉर्म पहना और साउथ चाइना सी की ओर निकल गया। लेकिन जैसा कहते हैं, इंसान सोचता है, भगवान हंसता है। कुछ एक्सीडेंट्स साउथर्न वाटर में पहले ही हो चुके थे। आधा महीना पहले कोलंबियन नेवी को यह शक हुआ कि झांगी के पास गॉड सोर्स की जानकारी है। जनरल डगलस ने ऑर्डर दिया, झांगी को जिंदा पकड़ो, किसी भी कीमत पर। लेकिन ईस्ट चाइना रीजन ने उन्हें ब्लॉक कर दिया और जांग यी ने भी सभी सिग्नल्स ब्लॉक कर दिए, जिससे उन्हें पकड़ना मुश्किल हो गया। तब कोलंबिया ने एक नया तरीका अपनाया, नई सिन, बाउंटी, साउथ सी, स्टारी सी, यहां तक कि हुआशू किंगडम के आसपास के वाटर में सभी ताकतों को एक ऑफिशियल लेटर भेजा गया। हुआशू के किसी भी जहाज की लोकेशन बताने या उस पर सवार लोगों को पकड़ने पर बड़ा इनाम रखा गया। ये तक कि सिर्फ इंफॉर्मेशन देने पर भी अच्छी खासी रकम दी जाएगी। स्टारीसी का किंग टियनालोंग पायरेट्स, जो हुआशू के साउथ वाटर में एक्टिव थे, वो भी इस बाउंटी से अछूते नहीं रहे। कोलंबिया नेवी से बाउंटी ऑर्डर मिलने के बाद ड्रैगन किंग ने तुरंत बिना किसी झिझक के अपने 6 बेड़े भेज दिए, ताकि हुआक्सू किंगडम के जहाजों का पता लगाया जा सके। पिछले युद्ध में तियानहाई सिटी में तियानलोंग पायरेट्स का चौथा डिवीजन पूरी तरह से खत्म हो चुका था। इसके बाद जियांगन और ईस्ट चाइना सी क्षेत्र ने मिलकर तियानलोंग पायरेट्स का सफाया किया। इसके बाद जियांगन क्षेत्र की रोज स्क्वाड ने स्टारी सी में घुसकर तियानलोंग पायरेट्स का शिकार शुरू किया और तियानलोंग आइलैंड का स्थान खोजने की कोशिश की। इससे प्रसिद्ध ड्रैगन किंग को दिन रात बंकर में छिपकर रहना पड़ा। वह रोज स्क्वाड से नहीं डरते थे, लेकिन अगर उनका स्थान पता चला तो जियांगन क्षेत्र का लव एंड डेथ गॉड उन्हें पल भर में खत्म कर देता। इसलिए ड्रैगन किंग बहुत परेशान था और हुआक्सू किंगडम के लोगों से नफरत करता था। इस मौके का फायदा उठाकर वह जियांगन क्षेत्र से बदला लेना चाहता था, साथ ही कोलंबिया नेवी को खुश करके इनाम भी पाना चाहता था। ये एक तीर से 3 शिकार था, जिससे वह खुश था। झांगी ने जू यूनक्वे और बाकी लोगों को लोयान आइलैंड पर रखा था। जब उसने आइलैंड से सभी पायरेट्स को खत्म कर दिया, तो उसने सोचा कि खबर जल्दी लीक नहीं होगी। लेकिन यह वही इलाका था जहां तियान लोंग पायरेट्स की पहली स्क्वाड रोजाना गश्त करती थी। एक दिन जब पायरेट जहाज लोयान आइलैंड के पास से गुजरे, तो उन्हें वहां सन्नाटा मिला और कोई जीवित नहीं था। ये देखकर पायरेट्स सतर्क हो गए और खबर तात्कालिक रूप से पहले डिवीजन के मुख्यालय में भेजी गई, जहां कप्तान नेरोटो ने तुरंत अपनी डिप्टी गुना को भेजा। गुना, एक लंबी कद वाली महिला जो अपनी खतरनाक नजरों से जानी जाती थी, ने तुरंत आदेश लिया और लोयान आइलैंड की ओर बढ़ी। जैसे ही वह आइलैंड पर पहुंची, वहां खून की गंध ने उसकी सतर्कता को बढ़ा दिया। उसने कहा, यहां कोई खौफनाक हत्याकांड हुआ है। 10 मिनट बाद जब वे गुफा में पहुंचे, तो देखा कि 7-8 क्रू मेंबर्स मारे गए थे। उनके शरीर में गोल आकार के छेद थे, जैसे किसी तेज अम्ल ने उनका नाश किया हो। लाओत्यान,
जो दीवार के पास खड़ा था को गूना ने गर्दन से पकड़ लिया और उसकी ओर घूरते हुए कहा, क्या तुम हवाक्सु से हो तो तुम प्रार्थना करो कि तुम में से कोई वो हो जिसे ड्रैगन किंग ढूंढ रहा है। नहीं तो उसने अपनी नुकीली उंगली बढ़ाई और एक हल्के से दबाव से लाओ त्यान के बुलेट प्रूफ वेस्ट को चीरते हुए उसके सीने में घुसा दिया। आह! इस दर्द से लाओ त्यान चीखा। तब जू युनक्वे खड़ी हो गई और कहा, जो आप ढूंढ रहे हैं वह मैं हूं। गूना ने उसकी ओर देखा और जब जू युनक्वे ने अपना परिचय दिया और अपने चाचा की धमकी दी तो गूना ने उसे थप्पड़ मारते हुए कहा, तुम्हारे चाचा ने हमें कितना नुकसान पहुंचाया है, क्या तुम जानती हो? गूना ने उसे घृणा से कहा, मैं तुम जैसी अहंकारी लड़कियों को सबक सिखाना चाहती हूं। और इसके बाद उसने पायरेट्स को इशारा किया। कुछ पायरेट्स ने गंदे हंसी में उसका मजाक उड़ाते हुए उसे घेर लिया। जो यूनक्वे जानती थी कि अब उसे क्या होने वाला था। वह मदद की गुहार करने लगी, लेकिन बाकी लोग डर के कारण कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ठीक जब वे आखिरी कदम उठाने वाले थे, गूना ने कड़ा आदेश दिया और सभी पायरेट्स रुक गए। गुना ने जू यूनक्वे को देखा, जो पूरी तरह से टूट चुकी थी और उसके चेहरे पर एक खुशहाल मुस्कान थी। उसे उम्मीद थी कि वह डर आकर जू यूनक्वे को काम करने के लिए मजबूर कर सकती थी। गूना आज बहुत अच्छे मूड में थी। अभी तक वह सोच रही थी कि शायद उसने कुछ मामूली पायरेट्स को पकड़ा है जो इधर उधर घूम रहे थे। लेकिन अचानक उसे एक बड़ा शिकार मिल गया। जियांगन क्षेत्र की कमांडर और जू जिंग के भतीजी को तो अच्छे दामों पर बेचा जा सकता था। शायद वही हुआक्सु व्यक्ति जिसे ड्रैगन किंग ने पकड़ने के लिए कहा था, वही हो सकती है। इस रिश्ते को ध्यान में रखते हुए गूना ने बाकी लोगों को मारा नहीं, बल्कि उन्हें वहीं रोक दिया। फिर गूना ने जू युनक्वे को नरोते के जहाज पर लाकर उसे रिपोर्ट किया। जू युनक्वे को जैसे कचरे की थैली की तरह नरोते के सामने फेंका गया। वह डर से चिल्लाई और इधर उधर घबरा कर देख रही थी। नरोते का रूप बहुत डरावना था। उसका रंग सफेद था, लंबी नाक थी और आंखें बेहद ठंडी और डरावनी थीं। जू युनक्वे ने पहले कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। गूना ने कहा, यह महिला वाक्सु से है और यह जू झेंग की भतीजी है। नरोते ने उसे ध्यान से देखा और कहा, क्या तुम उसकी पहचान पक्की कर सकती हो? गूना ने जू युनक्वे का कम्युनिकेटर नरोते को दिया, जिसमें जू युनक्वे का पारिवारिक फोटो था। नरोते ने देखा और उसकी पहचान पक्की की। नरोते की आंखों में खतरनाक मुस्कान आई। सचमुच दुश्मन अक्सर संकीर्ण रास्तों पर मिलते हैं। गूना ने फिर कहा, यहां सिर्फ एक एलियन था, लेकिन वो बहुत कमजोर था। नरोते के चेहरे पर शक था, क्या हम गलत आदमी को पकड़ लाए? गूना ने कहा, नहीं, ये सही आदमी है। उस शक्तिशाली एलियन को उनके पास होना चाहिए। नरोते को अब समझ में आ गया कि उसने गलत आदमी को नहीं पकड़ा था। फिर नरोते खड़ा हुआ और उसकी ताकतवर कदकाठी को देखकर जू यू नकवे और बाकी पायरेट्स डर गए। वह डर से कांपते हुए नरोते से सवाल करती है, आप क्या करेंगे? नरोते ने उसे गहरी नजरों से देखा और कहा, अब तुम मुझे बताओ कि समुद्र में क्यों आई और वो शक्तिशाली एलियन कहां है? फिर नरोते ने अपनी उंगली से एक शौक दिया और जू यूनक्वे दर्द से चीखी। वह पूरी तरह से टूट चुकी थी और कुछ भी बोलने को तैयार थी। अगले दिन झांग यी ने तैयारियां की और लोयान आइलैंड की ओर रवाना हो गया। झांग यी का स्पेस आधारित पावर अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका था। उसे किसी भी पायरेट या खतरे से डरने की जरूरत नहीं थी। आधी घंटे बाद झांग यी लोयान आइलैंड पर पहुंचा, लेकिन कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने सोचा, अगर कुछ हुआ है तो यह पायरेट्स की वजह से हो सकता है। झांग यी ने 2 डिमेंशनल शील्ड और 2 सफेद तलवारें ली और आइलैंड पर पहुंचा। जैसे ही वह गुफा में पहुंचा, उसे कोई असामान्यता नहीं दिखी। उसने गुफा के मुंह में 3 पत्थर फेंके और फिर 3 बार खांसा। जल्द ही लाओ त्यान बाहर आया और कहा, मिस्टर झांग, आप वापस आ गए। लाओ त्यान आश्चर्यचकित था। जहांगी ने लाओ त्यान को देखा तो उसे कुछ राहत महसूस हुई। ऐसा लगता था कि जहाज पर सब कुछ ठीक था, लेकिन आइलैंड के आसपास कुछ और खतरे हो सकते थे। क्या मेरे जाने के दौरान कुछ गलत हुआ? जहांगी ने पूछा। लाओ त्यान ने सिर झुकाकर कहा,
कुछ नहीं हुआ, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। मिस्टर झांग, लाओ त्यान गुफा में हाथ बढ़ाकर बोला, आइए आराम करें। झांगी ने सिर झुकाकर उसके पीछे गुफा में कदम रखा, लेकिन जैसे ही वह अंदर आया, उसने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। गुफा में कई लोग गायब थे, जू यूनकवे और कुछ क्रू मेंबर्स भी गायब थे। तभी एक जबरदस्त धमाका गुफा से सुनाई दिया। झांगी अचानक सचेत हुआ। सामने लाओ त्यान की शातिर मुस्कान थी। उसने हाथ से इशारा किया और झांगी को गुफा में बुलाया। झांगी की आंखों में अंधकार आ गया। अगर समय इक्को की शक्ति नहीं होती, तो वह भी उस अचानक हमले से मारा जा सकता था। उसने समझ लिया कि लाओ त्यान और बाकी लोग उसे धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि वे इतने मूर्ख नहीं थे कि उसे B80 बनाकर खुद मारे। यह साबित हुआ कि जू, यूनकवे और बाकी लोग भी गए थे। इसका मतलब था कि कल के बाद किसी ने आइलैंड छोड़ दिया था। वे न केवल जू यूनकवे को ले गए, बल्कि यह जाल भी बिछाया और उसे फंसने का इंतजार किया। लाओतियान और बाकी लोग किसी शक्तिशाली क्षमता द्वारा नियंत्रित किए गए थे। अब जो लाओतियान सामने था, वह बस एक कठपुतली था। लाओतियान फिर मुस्कुराते हुए बोला, मिस्टर झांग, कृपया अंदर आइए। झांग यी ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए सिर झुका दिया। ठीक है, चलिए अंदर चलते हैं। कुछ देर बाद गुफा में जोरदार धमाका हुआ। आग आसमान तक उठी और विस्फोट की शक्ति ने पहाड़ी को तबाह कर दिया और मलबा चारों ओर फैल गया। कुछ किलोमीटर दूर एक युद्धपोत धीरे धीरे आ रहा था। गुना ने दूरबीन से आइलैंड पर विस्फोट देखा और खुशी से मुस्कुराई। सफलता, एक टॉप लेवल डेल्टा क्लास म्यूटेंट भी इतने भारी विस्फोट से नहीं बच पाता। गुना ने पायरेट्स को आदेश दिया और वे लोयान आइलैंड पर जांच के लिए गए। लेकिन कुछ मिनटों बाद उनके चीखने की आवाज कम्युनिकेटर से आई। गुना के चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं था, बल्कि एक खुश मुस्कान थी। क्या वह अभी भी जिंदा है? वह नहीं सोच रही थी कि वह वाकई जियांगन क्षेत्र के टॉप एलियन काउस को मार सकेगी। लेकिन अब तक फर्स्ट डिवीजन ने आइलैंड के चारों ओर तंग जाल बिछा दिया था। अब उसे मरना ही था। तभी गुना की आंखों के सामने कुछ तेजी से गुजरता हुआ दिखा। वह चीज इतनी धीमी हो गई कि गुना ने उसे साफ देखा और उसकी आंखों में लड़ाई की एक जोशीली भावना आई। वह आदमी वाक्सु देश से था और वह सीधे गुना के जहाज की ओर बढ़ रहा था। गुना ने अपनी बड़ी स्नाइपर राइफल निकाली और हवा में तीर मारने की कोशिश की। झांगी ने फिर स्पेस ट्रैवल का इस्तेमाल किया और 2 सेकंड में गुना के जहाज तक पहुंच गया। लेकिन जैसे ही वह वहां आया, एक गोली उसे सीधे लगी। गुना की गति इतनी तेज थी कि उसने झांगी को हवा में पकड़ लिया। हालांकि गोली एलियन स्पेस में चली गई और झांगी को कोई नुकसान नहीं हुआ। गुना ने अपना हेड हटाया और उसके सिर पर सैकड़ों आंखें दिखीं। ये उसकी सुपर डायनेमिक विजन थी। वह झांगी की गति को धीमा देख सकती थी, जैसे वह किसी स्लो मोशन में हो। वह फिर से राइफल को उठाती है, लेकिन झांगी की क्षमताओं ने उसकी गोली को भी नष्ट कर दिया। तुम सोचते हो मैं तुम्हें मार नहीं सकती? झांगी ने अपनी दोनों हथेलियां उठाई और अपनी गति को 30 गुना बढ़ा दिया। 2 सफेद उल्लुओं ने राइफल से गोली चलाई और गुना के सिर को निशाना बनाया। गुना की आंखें सिकुड़ गईं। वह गोली इतनी तेज थी कि वह नजर में धुंधली हो गई। लेकिन तभी समुद्र से एक भारी छींटा उठा और समुद्र में से कई मोटी टेंटकल्स निकलकर गुना के रास्ते में आ गई। कुछ टेंटकल्स को गोली लगी, लेकिन उनकी लचीलापन ने गुना की जान बचा ली। टेंटकल्स के बीच से एक आदमी बाहर आया। वह एक काले रंग का मजबूत आदमी था, जिसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसका शरीर बहुत मजबूत था। उसके हाथों से कई ऑक्टोपस की टेंटकल्स निकल रही थीं। सावधान गुना, ये जियांगन क्षेत्र का सबसे अच्छा लड़ाका है, नरुगा ने कहा। वह एक औरक टाइप पावर यूजर था, जो मरीन स्पेशीज से था। किलिंग ऑक्टोपस के नाम से जाना जाता था। इस बीच यानलियू आइलैंड पर लाओ त्यान और बाकी लोग विस्फोट से बेहोश थे, लेकिन गहरे गड्ढे में सुरक्षित थे। विस्फोट देखकर डर लग सकता था, लेकिन जांगी ने समय रहते इसे रोक लिया था। गुफा में दाखिल होते ही उसने 2 वर्ल्ड्स ब्रेकिंग बॉन्ड का इस्तेमाल किया और सभी को विस्फोट से बचाया। गुना के पायरेट्स से लड़ते हुए झांगी ने महसूस किया कि ये लोग उसकी असली ताकत नहीं समझ पा रहे हैं। उनका असली खतरा तब होगा
जब वे उसका असली गुस्सा महसूस करेंगे। झांग यी ने अपनी आंखें टेढ़ी की और अपने हाथ से सफेद उल्लू को हटा लिया। उसके हाथ में एक साइबर पंक स्टाइल की तलवार आ गई। लेकिन जैसे ही वह दोनों अज्ञानी पायरेट्स को मारने के लिए कदम बढ़ाने वाला था, अचानक दूर से एक आवाज आई। तुम जियांगन क्षेत्र के काउस हो, है ना? जैसा कि उम्मीद थी, तुम जियांगन के सबसे अच्छे कप्तान हो। तुम में बहुत ताकत है। लेकिन अब बेहतर होगा कि तुम जल्दबाजी में कदम न उठाओ, वरना तुम इस महिला का सिर हिलते हुए देखोगे। झांग यी ने आवाज की दिशा की ओर देखा। वह पहले ही उस जहाज की उपस्थिति महसूस कर चुका था। वह एक स्टील का युद्धपोत था, जो पुरानी शैली का था और जल्द ही ब्लैकलिस्ट होने वाला था। हालांकि दक्षिणी जल क्षेत्र में कई छोटे देशों के लिए यह एक बहुत शक्तिशाली और मूल्यवान संपत्ति थी। नेरोटो सेलेस्टियल ड्रैगन पायरेट्स के पहले स्क्वाड्रन के कप्तान मुख्य गन पर बैठा था। उसके हाथ में लोहे की चेन थी और दूसरी छोर पर जू यूनक्वे की गर्दन बंधी हुई थी। जू यूनक्वे डेक पर एक मरे हुए कुत्ते की तरह पड़ा था, सांस लेते हुए, और उसकी आंखों में मंदी थी, जैसे उसे बुरी तरह पीटा गया हो। झांगी ने अपनी आंखें सख्त की। वह महसूस कर रहा था कि सामने वाला व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है। इतना शांत और संयमित होकर उसकी कोड नेम को बुलाने वाला बहुत कम लोग हैं। क्या तुम ड्रैगन किंग हो? झांगी ने जू यूनक्वे की ओर भी नहीं देखा। हालांकि उसने लाओ जू से वादा किया था कि वह उसकी रक्षा करेगा, इस समय अत्यधिक चिंता करना सिर्फ उसकी क्रियाओं को सीमित करेगा। नेरुतो ने सिर झुका दिया। नहीं नहीं नहीं, तुम थोड़ा प्रसिद्ध हो, लेकिन ड्रैगन किंग खुद नहीं आएगा। मैं सेलेस्टियल ड्रैगन पायरेट्स के पहले स्क्वाड्रन के कप्तान नेरोटो आकर तुम्हारी ताकत का अनुभव करूंगा। उसने चेन को झू यूनोक्वे की गर्दन से खींचा। लेकिन मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम जल्दबाजी में कदम ना उठाओ, वरना मिस जू मर जाएगी। झांगी ने अपनी आंखें संकीर्ण की। तुम गंदे हो। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? नेरुतो हंसा और कहा, हाँ, मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूं। तो क्या? जियांगन क्षेत्र के कप्तान के रूप में तुम्हें कमांडर की बेटी को बचाने के परिणामों को समझना चाहिए। झांगी का हाथ थोड़ा घूमा और उसका दिल ठंडा हो गया। वह हंसी हंसी में बदल गया। वह अधिक निश्चित हो गया था कि ये पायरेट्स उसके बारे में ज्यादा नहीं जानते। अभी भी ये लोग ऐसी बातें बोल रहे थे। ये जाहिर था कि वे अपनी समझ के दायरे में नहीं थे। नेरोटो की बात पूरी होते ही पहले मेनार्गा ने युद्धपोत से कंकाल की तरह कूदते हुए झांगी की ओर बढ़ा। वह जल में दौड़ते हुए झांगी के पास आ रहा था, जैसे पानी पर चला जा रहा हो, और विशाल लहरें उसकी हर कदम से उठ रही थीं। वह आदमी अभी भी कई मीटर दूर था जब उसने झांगी की ओर अपनी बाहें बढ़ाई। साथ ही साथ विशाल ऑक्टोपस के टेंटकल्स उसकी ओर बढ़े, जैसे शार्प स्पाइक हो। झांगी ने अपनी दाहिनी हाथ से तलवार घुमाई और वह शक्ति के साथ उन टेंटकल्स को काटते हुए एक काले शक्ति के लंबे सांप में बदल गई। नैरोटो की आंखों में विश्वास नहीं हुआ। एक समुद्री जानवर के लिए उसकी टेंटकल्स बहुत मजबूत होती हैं, लेकिन झांगी की तलवार ने जैसे तोफू काट दिया हो। नैरोटो ने सावधानी से समुद्र में छलांग लगा दी। थोड़ी देर बाद एक 10 मीटर से ऊपर की लहर उछलकर झांग यी पर आने वाली थी। साथ ही गूना ने अपनी स्नाइपर राइफल से झांग यी पर हमला किया। गूना की डायनामिक विजन ने उसे झांग यी का स्थान आसानी से दिखा दिया। गूना की गोली में एक विचित्र हड्डी जैसे बुलेट थे, जो बहुत ताकतवर थे और शरीर में घुसकर शिकार को अपनी कठपुतली बना देते थे। गूना और नेरुटो की साझेदारी बहुत अच्छी थी, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी गलत समझ बनाई थी। दोनों के हमले सही थे, लेकिन झांगी की एब्सोल्यूट डिफेंस के सामने वह सब व्यर्थ था। उसने बस खुद को बचाया और 100 मीटर से ऊपर के ऊंचाई पर पहुंचकर सारे हमले बचा लिए। अगली ही पल में झांगी नीचे की ओर कूदा और उसके हाथ में जलती हुई पवित्र न्याय की तलवार थी। समुद्र के अंदर से दर्जनों टेंटकल्स झांगी की ओर बढ़े। झांगी ने इन टेंटकल्स को अपने एलियन स्पेस में घुसने दिया, क्योंकि भौतिक हमले उसके लिए बेकार थे। पानी को मारो! वह समुद्र की सतह पर गिरा और सीधे पानी में घुस गया। अब से गहरे समुद्र में झांगी की कमजोरी नहीं थी। वह पानी में घुसकर तलवार घुमाई
और काले जलते हुए शक्तिशाली ज्वाला की तरह वह नेरोटो को कटते हुए उसकी तरफ बढ़ी। नेरोटो की आंखें सिकुड़ गईं। वह इस विचार में था कि झांग यी ने उसे आसानी से मात दे दी थी। जल्द ही विशाल शोर हुआ और समुद्र में पानी की लहरें झांगी के साथ टकराई। नेरोटो पायरेटी में एक मास्टर अब तक दो हिस्सों में काटा गया था। झांगी ने उसकी गर्दन को सिर से अलग किया और समुद्र से बाहर फेंक दिया। देखकर गूना और नेरोटो भी हैरान थे। वे जानते थे कि झांगी बहुत ताकतवर है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह समुद्र में भी इतना शक्तिशाली होगा। अब वह महसूस कर रहे थे कि वह पूरी तरह गलत थे। क्या तुम सच में नहीं डरते कि मैं इस महिला को मार डालूं? झांगी ने भावहीन आंखों से कहा, अगर वह मरी तो वह तुम्हारा काम है, इसका मुझसे क्या लेना देना।